ये जो विस्कस फोर्स होता है वो टेंजेंशियल फोर्स होता है दो लिक्विड लेयर के बीच में। और हमने ये भी सीखा था कि जो विस्कस फोर्स का जो फॉर्मूला होता है दो लिक्विड लेयर के बीच में, उसका फॉर्मूला था ईटा ए डीवी बाई डी जेड। ठीक है, जहाँ पे ईटा क्या था, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ए क्या था, एरिया बिटवीन टू लेयर्स, डीवी बाई डी जेड क्या था, वेलोसिटी ग्रेडियंट था। ठीक है, हाँ तुम्हारी मैंने नेक्स्ट में दे दी थी वेव। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं ना विस्कस फोर्स ऑन फोर्स बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, विस्कस फोर्स बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। मान लो ऐसे कोई लिक्विड सरफेस है। अब यहाँ पर जो विस्कस फोर्स लगेगा सॉलिड और लिक्विड के बीच में, वो दो केस आते हैं। एक, जब सॉलिड लिक्विड के ऊपर ऐसे मूव कर रहा है, जैसे मान लो कि बोट ऐसे जा रही है, केस वन। केस टू तब होगा जब मान लो कोई लिक्विड ऐसे है और जो सॉलिड है लिक्विड के अंदर ऐसे मूव कर रहा है, तो ची करके ऐसे करके पार कर रहा है। ठीक है, तो एक तो थ्रू हो गया और एक अलोंग द सरफेस हो गया। तो ये दो केस होते हैं हमारे, जो सॉलिड एंड लिक्विड वाले केस होते हैं। इसमें तो जो है ना, तो फर्क नहीं होता हमारे इस टॉपिक में। और इसमें तो जो विस्कस फोर्स होता है ना, वो हमारा हो जाता है ईटा ए डीवी बाई डी जेड। इसमें जो हमारा दो लिक्विड लेयर का जो फॉर्मूला था ना, सेम फॉर्मूला हमारे लगता है यहाँ पर भी। और ये वाला जो केस है ना, इसमें जिसमें कि वो आर पार होकर के निकलता है, इसमें जो फॉर्म जो यहाँ पर जो डिपेंड करता है ना, ठीक है, ये जो यहाँ पर जो विस्कस फोर्स होता है वो डिपेंड करता है बॉडी के शेप के ऊपर, साइज के ऊपर। ये डिपेंड करता है स्पीड के ऊपर, और ये डिपेंड करता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के ऊपर। ठीक है ना, ये तीन चीजों पर डिपेंड करता है यहाँ पे। हमें जो शेप पढ़ना ना, मेनली वो स्फेरिकल पढ़ना। ठीक है, जैसे पता ही है ना, स्ट्रीम लाइन जैसे बॉडीज होती है, तो उनपे जो विस्कस फोर्स होता है वो कम लगता है। देखा है कि ये सब कंसेप्ट जो होते हैं ना एरोप्लेन के, देखो स्ट्रीम लाइन शेप होती है, जो जो नीचे में जो जाती है, सबमरीन सब जो जाती है उसकी स्ट्रीम लाइन शेप होती है, ऐसा। ये वाला बेसिकली हमने पढ़ के रख लिया हुआ है। ठीक है, हमें ये वाला पढ़ना है। ये वाले पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो बेस शेप चूज करेंगे ना, वो कौन सी होगी, स्फेरिकल होगी। ठीक है, तो हमारा जो नया टॉपिक है वो है स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ बेसिकली किसके बारे में बात करता है, वो बॉडी के ऊपर विस्कस फोर्स के बारे में बात करता है, जो कि बॉडी के थ्रू से पास हो रही है। ठीक है, थ्रू मतलब उसको चीरते हुए जाती है। ठीक है, तो ये सेकंड टॉपिक के अंडर में आता है टॉपिक विच इज कॉल्ड एज स्टोक्स लॉ। ठीक है, व्हाट डज स्टोक्स लॉ गिव्स अस, इट गिव्स viscous force on body passing through a liquid। ठीक है, ये जो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है ना, फोर्स ऑन स्फेरिकल बॉडी इक्वल्स टू रहता है 6 पाई ईटा आर वी। ठीक है,
ये हमारा फॉर्मूला जाता है जो कि लगता है, ठीक है। ये हमें किसके लिए पढ़ना है? हमें खाली स्फीयर स्फीयर के लिए पढ़ना है। सिलेंडर पास करेगा, कोन पास करेगा, उन सब के लिए अलग-अलग फोर्स होता है, ठीक है। हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ स्फीयर है, ठीक है। और ये डेरिवेशन, इसका डेरिवेशन अगर पूछा जाएगा तो इसका डेरिवेशन बहुत सिंपल है। हमको पता है कि जो फोर्स होता है ना, इज प्रोपोर्शनल टू ईटा रेज़ टू ए, आर रेज़ टू बी एंड बी रेज़ टू सी। ऐसा देखा गया है। जो स्फीयर पे जो विस्कस फोर्स लगता है वो डिपेंड करता है कोएफिशिएंट के ऊपर, बॉडी के साइज के ऊपर, दैट इज रेडियस के ऊपर, और वेलोसिटी के ऊपर। जैसा हमने यहाँ पे देखा भी ना अभी, शेप के ऊपर, स्पीड के ऊपर और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? F इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डायमेंशनली इसको सॉल्व करते हैं। जो जैसे हम लोगों ने किया था ना फर्स्ट सेकंड चैप्टर में, उस तरह से mlt माइनस टू इक्वल्स टू थीटा का हो जाएगा हमारा ml माइनस वन, t माइनस वन पावर a, l पावर b, lt minus 1 power c. This implies that mlt minus 2 m power a, l power minus a plus b plus c, t का पावर माइनस a माइनस c, ठीक है। अब यहाँ सब क्या दे सकते हैं? दिस implies that by principle of homogeneity a equals to 1 minus a minus c equals to minus 2. This implies that ये सबसे माइनस हट जाएगा, a के बदले आएगा 1, c इक्वल्स टू हो जाएगा 1। दिस implies that माइनस a, ये हमारा c आ गया, हमारा a आ गया। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो माइनस a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 1। दिस इंप्लाइज दैट a की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस, यहाँ पे रखा माइनस 1, यहाँ पे c रखा 1, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो b कितना हो जाएगा? 1। a1 b1 c1, देयरफॉर फोर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? k ईटा r b बाय एक्सपेरिमेंट f इक्वल्स टू 6 पाई ईटा r b। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डेरिवेशन भी इसका इंपॉर्टेंट है। स्टोक्स लॉ के लिए हमारे पास करने का और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। तो हम लोग को इसको इसी मेथड से करना होगा। कोई भी किताब उठा के देखोगे अपने 12th लेवल की, तो उसमें हम लोगों ने इसी मेथड से किया, ठीक है। अब सबको क्लियर हो गया, इसको नोट कर दो। इसमें ही तुम्हारे सामने कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि थोड़ा सा तुम लोग देख जाना, ठीक है। मैं ज्यादा कुछ सॉल्व नहीं करो इसमें, कि ऐसे बोल देंगे कि यहाँ पे ना कोई ऐसे लिक्विड है और ऊपर में कोई सॉलिड है। तुमसे पूछा जाएगा कि इसको हम लोग को धक्का मारना है ऐसे, तो कितना फोर्स चाहिए बॉडी को मूव करवाने के लिए? तुम्हें क्वेश्चन में दिया जाएगा उसका ईटा दिया जाएगा। तुम्हें क्वेश्चन में लेट से मैं कर ही देता हूँ, ठीक है। तुम्हारा तुम्हें कोई क्वेश्चन में दिया गया है कि क्वेश्चन में बोला गया है कि जो
कोई प्लेट है जिसका जहाँ पे लिक्विड है जिसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है 1 केजी मीटर पर सेकंड। ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। बोला कि प्लेट का एरिया हमें दिया गया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोला गया कि इसकी वेलोसिटी है 7 सेंटीमीटर पर सेकंड, बहुत कम वेलोसिटी है, ठीक है। और एंड इफ देयर एग्जिस्ट अ 1 थिक लेयर ऑफ ग्लिसरीन बिटवीन द प्लेट एंड अ ग्लास प्लेट, ठीक है। तो यहाँ पे ना ऐसे करके एक लार्ज प्लेट है, बड़ी सी प्लेट है यहाँ पे, और उसके ऊपर दूसरी प्लेट है, ठीक है। और इनके बीच में ना ग्लिसरीन है ऐसे, यहाँ क्या ग्लिसरीन है, ये बड़ी प्लेट है, ये उसके ऊपर छोटी प्लेट है। इसको ना ये वाली प्लेट की एरिया कितना हमको दी गई, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है। इसका ग्लिसरीन का हमको कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दिया गया, ठीक है, इतना। ये जो ग्लिसरीन है इसके बीच में, प्लेट की वेलोसिटी कितनी है, 7 सेंटीमीटर पर सेकंड है। ये जो ग्लिसरीन है ना, इसकी जो जो थिकनेस है ना, ये हमको दी गई है 1 ठीक है। क्लियर होगी इतना। एरिया दिया गया, प्लेट का वेलोसिटी दिया गया, प्लेट किसी सरफेस पे पड़ा हुआ, मानो ग्राउंड पे पड़ा हुआ है, प्लेट के बीच में और ग्राउंड के बीच में क्या है, ग्लिसरीन है यहाँ पर। और हमसे पूछा गया है कि इसको लगातार चलाने के लिए, ठीक है, इसको लगातार चलाने के लिए कितना फोर्स चाहिए। याद करो, तुम लोगों ने पढ़ा था ना कि मान लो यहाँ पे फ्रिक्शन था, मान लो अगर यहाँ पे नॉर्मल फोर्स हमको दिया जाता था 1 केजी है, तो फिर हमको फोर्स कितना चाहिए बॉडी को चलाने के लिए, लगातार चलाने के लिए, तो कहते थे म्यू एम जी, ठीक है। इसी से निकालते थे। यहाँ पर ये था फ्रिक्शन फोर्स, सॉलिड फ्रिक्शन। और यहाँ पे कौन सा, देखो यहाँ पे लिक्विड आ रहा है, तो यहाँ पे कौन सा हमको फोर्स, हमको यहाँ पे जो हमारा अप्लाइड फोर्स है वो किसके इक्वल होना चाहिए, पीछे लगने वाला विस्कस फोर्स के द्वारा। ये विस्कस फोर्स कौन लगा रहा है, ये लिक्विड लगा रहा है। जैसे यहाँ पे म्यू एम जी था, वैसे विस्कस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ईटा ए डीवी बाई डीजेड था, यही था ना विस्कस फोर्स का। ये अगर मैं निकाल लेता हूँ, ये विस्कस फोर्स कौन लगाएगा, चूंकि ग्लिसरीन इज अ लिक्विड, सो ग्लिसरीन विल अप्लाई विस्कस फोर्स, ठीक है। और यहाँ पे मुझे डेटा तो सारा का सारा पता ही है। अ, अगर मैं यहाँ पे मुझे फोर्स निकालना है, और मुझे अगर यहाँ पर सब कुछ पे लूंगा प्रॉपरली, एसआई यूनिट पे लूंगा, तो ये ईटा तो मुझे दिया गया एसआई में, तो इसको 1 ले लो। एरिया कितना है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 100 इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब कितना हो गया, 10⁻⁻⁴ इंटू मीटर स्क्वायर कर दो, ठीक है ना। एरिया क्या कहते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इंटू व्हाट इज द वेलोसिटी, 7 सेंटीमीटर पर सेकंड, 7 इंटू 10⁻² कर दो, क्योंकि ये भाई सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर हो जाता है 10⁻² मीटर हो जाता है, अपॉन dz। व्हाट इज dz हियर, ये वेलोसिटी इतनी है, ग्राउंड तो रेस्ट पे है, ठीक है, तो यानी कि ये ग्राउंड रेस्ट में है, तो यानी कि यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा दोनों लेयर का, 1 मिलीमीटर है। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या था, वेलोसिटी डिफरेंस, ठीक है, बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ग्राउंड की वेलोसिटी 0 लेंगे, और ऊपर की वेलोसिटी क्या लेंगे, 7 लेंगे, बाय डिस्टेंस कितना है, 1 है, 1 कितना हो जाता है, 10⁻³ मीटर हो जाता है। इतना हमने पूरा का पूरा करेंगे काम अपना, ठीक है। इसको पूरा कैलकुलेट करोगे, तुम्हारा टेक्स्ट बुक में लिखा है 0.7 न्यूटन आंसर आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को समझने में। इसी तरह से एक एग्जांपल ये है, तुम्हारे एग्जांपल 3, तुम्हारे
क्या कहते हैं, नीट वाली बुक से, ठीक है, ये वाला। उसके बाद देखो, ये तुमको अपने मॉड्यूल उसमें मिल जाएगी, आईटी की मॉड्यूल में मिल जाएगी। अब अगर मान लो कभी ऐसा पूछ लेता है कि मान लो ऐसे करके कोई क्वेश्चन अगर आ जाता है कि कोई रिवर है, ठीक है, या कोई पानी ऐसे फ्लो कर रहा है, ये रिवर का बेड है, और यहाँ पे ना ऐसे वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है। तुमको पता ही है कि जब वाटर फ्लो करता है तो वेलोसिटी लगातार कब होती चली जाती है, और ग्राउंड पे जो होता है ना वो वेलोसिटी ऑलमोस्ट जीरो, वो जीरो होती है, ठीक है। एक्चुअली जीरो नहीं होती है वो, जो ग्राउंड को टच करती है, लेकिन हम उसको मान करके चलते हैं, ठीक है। कुछ assumptions है, ठीक है, जिसको नहीं मानेंगे तो हमारे लिए पढ़ाई बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। तो पूछा गया, बताओ यहाँ पर जो लिक्विड लेयर्स है ना, ठीक है, उनके बीच में कितना शियरिंग स्ट्रेस, कितना शियरिंग स्ट्रेस मांगा जाएगा लिक्विड लेयर के बीच में, ठीक है। शेयरिंग स्ट्रेस अगर हमको लिक्विड लेयर के बीच में माना जाएगा, तो हमको पता है कि फोर्स का फॉर्मूला हो जाता है ईटा ए डीवी बाई डी जेड। तुम्हें सवाल में डीवी डीजेड एरिया ये सब दिया जाएगा, ईटा फोर्स सब दिया जाएगा, ठीक है। क्या हो सकता है तुमको ना एरिया ना भी दिया जाए, तो इसमें हमको अगर शेयरिंग स्ट्रेस मांगा जाएगा ना, तो हम क्या ले सकते हैं, हेलो, फोर्स बाई एरिया कर देंगे। हाँ बोलिए कौन, हाँ, हेलो, हाँ। तो ये जैसे हमको फोर्स बाय एरिया क्या हो जाता है, फोर्स बाय एरिया था शेयरिंग स्ट्रेस, याद है, देखो ये फोर्स का था टेंजेंशियल फोर्स है, तो टेंजेंशियल फोर्स बाय एरिया में क्या देता है, शेयरिंग स्ट्रेस देता है। तो शेयरिंग स्ट्रेस का क्या हो जाएगा आंसर, ईटा डीवी बाय डीजेड। तो तुम्हें सवाल में ना शेयरिंग स्ट्रेस निकालने के लिए सिर्फ ईटा और डीवी बाय डीजेड देगा, ठीक है, या डिफरेंस इन वेलोसिटी दे देगा और ये लेयर की लेंथ दे देगा, तुम उसको निकाल सकते हो, ठीक है। एक बार ना तुम एग्जांपल नंबर 4 कर जाना नीट की बुक से, ठीक है। तो ये अच्छे से तुम लोगों को समझ में आ गया, क्लियर होगी बात। और तुम्हारे उसमें से कौन सी बुक से ना, वो एक बार मैं तुम लोग का आईटी वाली बुक से मैं मैसेज कर देता हूँ, ठीक है अभी। तो इस तरह के क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम में आएंगे, ठीक है, जो तुम लोग को अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। हमारे विस्कस फोर्स के ऊपर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा जो फोर्स है टेंजेंशियल वाला फोर्स के ऊपर है, ठीक है, जिसमें कि लिक्विड लिक्विड लेयर का था, और पीछे वाला सवाल था इसके ऊपर सॉलिड मूविंग टेंजेंशियली। अभी थोड़ा सा हम आते हैं एप्लीकेशन पे आते हैं। अभी जो पास कर रहा लिक्विड के थ्रू जो पास करता है, जो स्टोक्स लॉ वाला है, उसके थोड़े से एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। एकदम इसमें तो क्या कहते हैं, सिंपली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसमें, स्टोक्स लॉ पे, ठीक है। स्टोक्स लॉ पे थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं जरा देखो। मैं तुम्हें उसका आइडिया दे देता हूँ, ठीक है, कहीं कोई डाउट होगा तो पूछना। कि मान लो ऐसा बोला जाए कि मान लो ऐसे कोई लिक्विड है, ठीक है, तो यहाँ पे ना एक बॉडी है जो कि इस लिक्विड में ऐसे करके ट्रेवल कर रही है। तो इसको हमने वेलोसिटी दी है वी नॉट। तो बताओ यहाँ पे लिक्विड के लिए जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो ईटा है, बॉडी का जो रेडियस है वो आर है, इसका जो मास है बॉडी का वो एम है, ठीक है। ये हमको डेटा दिया जाएगा। फाइंड टाइम आफ्टर विच बॉडी, सॉरी, फाइंड डिस्टेंस आफ्टर विच बॉडी स्टॉप, ठीक है। भले ही क्वेश्चन है फ्लूइड का, लेकिन तरीके से देखा जाए तो ये क्वेश्चन हमारा काइनेमेटिक्स का, ठीक है। कितने समय के बाद ये जो जो बॉडी है ये जाकर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ताकि उसके बाद ये रुके बॉडी, ठीक है। जा रही है, ऑब्वियसली बात है फोर्स लगेगा इसके ऊपर। तो हमको पता है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो हम लिखते हैं फोर्स इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर भी होता है, 6 पाई ईटा
आर वी। ये इसके ऊपर लग रहा फोर्स, ये बॉडी ऐसे जा रही है, फोर्स इसके अपोजिट लग रहा है, क्योंकि फोर्स बॉडी की वेलोसिटी इधर है, फोर्स इसको अपोजिट रिटार्ड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये डी एक्सेलरेट करा ना, तो ये माइनस लगाएंगे यहाँ पे, एम ए इक्वल्स टू -6 पाई ईटा आर वी, -6 पाई ईटा आर वी। तो ए को हम क्या ले सकते हैं, -6 पाई ईटा आर बाय एम वी। ये पूरा का पूरा एक कांस्टेंट है, इसको ना पूरे को लिख दो के, ठीक है। ए को मैं क्या ले सकता हूँ, डीवी बाई डी टी, या चूंकि मुझे डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन को कुछ ऐसा लिखो, देखो एक्सेलरेशन को लिखने के दो तरीके थे, ए था डीवी बाई डी टी, और इसी से निकल के आया था वी डीवी बाई डी एक्स, ठीक है। तो एक्सेलरेशन को भी क्या ले सकता हूँ, वी डीवी बाई डी एक्स टू माइनस के वी। जब भी याद रखना, हमारे सामने अगर एक्सेलरेशन के साथ किसी का भी रिलेशन हो और हमको अगर डिस्टेंस निकालने बोला जाए, तो ये वाले फॉर्मेट को प्रेफर करो, क्लियर। ये पता है, ये प्योर काइनेमेटिक्स है, जहां पे वी भी कट जाएगा, तो मैं क्या ले सकता हूँ, dv इक्वल्स टू -k dx। अभी इंटीग्रेट कर दो, इनिशियल डिस्टेंस 0 था, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट थी, फाइनल वेलोसिटी जब रुकेगा बॉडी तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फाइनल डिस्टेंस x हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ 0 माइनस वी नॉट, इट इज माइनस वी नॉट। ये माइनस साइन को बाहर निकाल दी तो माइनस बाहर आके -k dx का हो जाएगा, मेरा x हो जाएगा, ठीक है। तो x क्या हो जाएगा हमारा, माइनस माइनस कट जाएगा, v नॉट बाय k हो जाएगा। जहाँ k क्या है, k तो ये वाली वैल्यू है ना, यहाँ पुट कर आंसर आ जाएगा। इतना डिस्टेंस के बाद जाके बॉडी क्या करेगा, रुक जाएगा, ठीक है। तो जो हमने याद रखो, एक तरह से जो काइनेमेटिक्स में जो हमने थ्योरी पढ़ी थी, है ना, कि एक्सेलरेशन जो होता है किसी बॉडी का वेरिएबल होता है, ठीक है। इट कैन एक्सेलरेशन कैन वेरी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी। तो वो जो हमने थ्योरी जो सीखी थी ना काइनेमेटिक्स का, उसका एक बहुत ही प्यारा सा प्रैक्टिकल सिचुएशन हमको नेचर में कहाँ मिलता है, जहाँ पे एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी वेरी करता है। तो आंसर है यहाँ पे, जो स्टोक्स लॉ है ना, उसमें हम देखते हैं कि एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी के साथ वैरी करता है। काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये, क्योंकि अगर मैं तुमको बताऊं ना, तो हमारा एटमॉस्फेयर भी क्या है, फ्लूइड है, क्योंकि एटमॉस्फेयर इज अ गैस। जब वहां पर मीटियोर्स आते हैं, तो वो मीटियोर्स की स्पीड जो होती है बहुत ज्यादा होती है, तो उनके ऊपर विस्कस फोर्स भी कैसा लगता है, ज्यादा लगता है। तो ज्यादा विस्कस फोर्स लगता है, तो उनके वहां पे ज्यादा फोर्स की वजह से वहां पे क्या होता है, ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, क्योंकि वो आएगा तो ये क्या करेगा, उसको रोकेगा, तो रिटार्डेशन होता है, तो वहां पे वर्क होता है, नेगेटिव वर्क होता है। तो उसकी वजह से वो क्या होता है, वो गर्म हो जाता है, और हमारे अर्थ पे आने से पहले ही वो पूरा का पूरा मीटियोर जो होता है खत्म हो चुका होता है। नहीं तो अगर पता है ये विस्कस फोर्स अगर नहीं होता, तो क्या कहते हैं, हर आए दिन हमारे अर्थ पे आके मीटियोर स्ट्राइक करते हैं और कोई जिंदा नहीं बचता। मून पे क्या, मून पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है मतलब कोई फ्लूइड नहीं है मून के ऊपर, कोई फ्लूइड्स नहीं है उसके उसके अराउंड, मतलब वहां पे कोई विस्कस फोर्स नहीं होगा। इसलिए मून के ऊपर बहुत ज्यादा क्रेटर्स हैं, बहुत ज्यादा गड्ढे बने हुए, क्योंकि वहां मीटियोर्स आके स्ट्राइक करते रहते हैं, ठीक है। अर्थ पे क्या है, अर्थ पे एटमॉस्फेयर है, तो वो ऐसा नहीं हो। क्लियर होगी बात सबको। तो ये सबको ये नोट कर जाना, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चंस, ये जनरली क्वेश्चंस हमारे क्या कहते हैं आईआईटी में ही आता है, ठीक है। नीट में भी इसके आने की चांसेस थोड़ी कमी होती है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टर्मिनल वेलोसिटी। इसको नोट कर दो पहले सबको फटाफट आराम से।
ये पता है विस्कस फोर्स का भी जो फॉर्मूला है ना, ईटा डीवी बाय डीजेड, दैट वाज आल्सो गिवन बाय न्यूटन ओनली, ठीक है, इसको कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। आगे बढ़े। अब एक नया टॉपिक हमारे सामने आता है जिसको हम लोग बोलेंगे टर्मिनल वेलोसिटी। जैसा नाम सजेस्ट करता है टर्मिनल, टर्मिनल मतलब होता है स्टॉप कर जाना, जैसे कहते हैं बस टर्मिनस। टर्मिनस मतलब क्या होता है, जहां पे बसें आकर के रुक जाती हैं। इन द सेम भी एक वेलोसिटी होती है जिसको हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो ये टर्मिनल वेलोसिटी होती क्या, जरा देखो। मान लो बादल है, ठीक है, बादल से क्या होगा, बारिश की बूंदें गिरेंगी। इन बारिश की बूंदों पे एक फोर्स लगता है जिसको हम लोग निकालते हैं mg से, और इसके ऊपर एक अपथ्रस्ट भी लगता है, ठीक है, u। अब देखो होता क्या है कि mg की जो वैल्यू होती है अपथ्रस्ट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होती है। मान लो अपथ्रस्ट जो एक बार के लिए 10 है, ठीक है, और mg जो एक बार के लिए 100 है, और दोनों की वैल्यू जो होती है टाइम के साथ बदलती भी नहीं है। मान के चलो कि ग्रेविटी एक बार के लिए कांस्टेंट है, ठीक है। अब नेट फोर्स कितना होगा नीचे पे, नेट फोर्स हो गया 90। इसको मैं एक बार के लिए 110 मान लेता हूँ, तो नेट फोर्स नीचे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब देखो ये नेट फोर्स की वजह से क्या होता है, जो बारिश की बूंदे होती है ना, उनकी स्पीड बढ़ेगी। स्पीड बढ़ेगी तो उसमें क्योंकि फोर्स लग रहा है लगातार, तो एक्सेलरेशन होगा ही होगा। तो अगर स्पीड बढ़ती चली जाएगी, तो खुद से सोचो, अगर ये स्पीड बढ़ती चली जाए, ठीक है, अगर ये बारिश की बूंदे अगर अर्थ पे आकर के गिरे ना, तो इनकी वेलोसिटी होगी √2 × g इंटू, मान लो वो जो जो बादल है वो 10 किलोमीटर ऊंचाई पर है, 10 किलोमीटर, अब इंटू 10,000 इंटू 1000 कर देंगे अगर हम लोग, तो ये हमारा हो जाएगा 3 4 0, 4 का मतलब हो जाएगा 100 इंटू √20। √20 मतलब समझो 400 मीटर क्या पर सेकंड, मतलब गोली की स्पीड से भी ज्यादा, चार से शायद 450 जाएगा, ठीक है। ये 450 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर बारिश की बूंदें अगर हमारे अर्थ के ऊपर गिरती हैं, तो जितनी भी बिल्डिंग है सब कुछ तबाह हो जाएगा। क्योंकि बूंदों की अपनी मास होता है, उनका मोमेंटम बहुत ज्यादा होगा और सब कुछ तबाह हो जाएगा। अर्थ पे एक बार बारिश हो जाएगी ना, इतनी से कुछ भी नहीं बचेगा। एक गोली की तुमको बताता हूँ स्पीड, गोली की स्पीड 300 मीटर पर सेकंड होती है, बारिश की स्पीड तो उससे भी ज्यादा है। तो तो नेचर ने सब कुछ हमारे लिए ऐसा करके रखा है ना, ताकि पूरा का पूरा जो भी प्राणी है, जीव जंतु है, ठीक है, जो धरती पे सब कुछ बच सके। तो नेचर ने क्या हमारे लिए, नेचर ने हमारे लिए उसके लिए बना के रखा है विस्कस फोर्स। जैसे जैसे बारिश की बूंदें नीचे आती है ना, उनकी स्पीड बढ़ती है, ठीक है। जैसे जैसे उनकी स्पीड बढ़ेगी ना, इसके ऊपर एक और फोर्स लगता है, अपवर्ड फोर्स, जिसको हम लोग कहते हैं विस्कस फोर्स। और विस्कस फोर्स की अपनी एक विशेषता, अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि वो स्पीड के साथ बढ़ती चली जाती है। तो जैसे जैसे ये गिरेगा ना, ठीक है, इसकी स्पीड बढ़ेगी रेन ड्रॉप की, उसके ऊपर लगने वाला विस्कस फोर्स भी बढ़ेगा। एक समय ऐसा आएगा जब इस रेन ड्रॉप पे की वेलोसिटी इतनी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, कि उसकी वजह से इतना विस्कस फोर्स हो जाएगा कि वो वाला विस्कस फोर्स बराबरी करने लग जाएगा mg के और अपथ्रस्ट के रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। विस्कस फोर्स इतना बढ़ जाएगा कि उसकी जो वैल्यू है वो मान लो 100 हो जाएगी। और ये ज्यादा समय नहीं लगता, जैसे बादल से गिरा, ठीक है, बूंद, ठीक है, कुछ कुछ मीटर नीचे गिरा होगा, ठीक है, विस्कस फोर्स बढ़ा, और तुरंत ही वो विस्कस फोर्स जो होता है ना, वो इस पे नेट लगने वाले नीचे वाले फोर्स दैट इज सॉ को बैलेंस कर देता है। एक बार जो विस्कस फोर्स उस नेट फोर्स को जीरो कर दिया, मतलब नीचे लगने वाले फोर्स की बराबरी करके ऊपर की तरफ लग रहा है, एक बार ऐसा हो गया ना, अब उस रेन ड्रॉप के ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है, जीरो। अगर उस रेन ड्रॉप के ऊपर नेट फोर्स अगर अब जीरो लग रहा है, तो अब उसकी रफ्तार और नहीं बढ़ेगी, ठीक है। उसकी रफ्तार कैसी हो जाएगी, उसकी रफ्तार कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। और मुश्किल से तुम देखो ना अगर, तो 5 सेंटीमीटर पर सेकंड तक की उसकी रफ्तार जाती है, 1 मीटर पर सेकंड तक की उसकी रफ्तार जाती होगी, और उसके बियॉन्ड उसकी वेलोसिटी फिर बढ़ना क्या होती है, बंद हो जाती है। वो जो कांस्टेंट वेलोसिटी होती है ना, ठीक है, जो कि जिससे वो गिर रहा होता है, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड एज टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत, तो मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे एक बार, ठीक है।
What is terminal velocity? It is constant velocity with which raindrops fall under influence of its weight, upthrust, and viscous force. ठीक है, ये सबको इतना नोट कर जाना। अगर हमसे पूछा जाएगा तो कुआरा समझ में कुछ किसी को दिक्कत? अगर हमसे पूछा जाएगा कि विस्कस फोर्स कितना होगा, मतलब कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी, तो उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ वीटी। नीचे लगा फोर्स mg, ऊपर लगा अपथ्रस्ट, ऊपर लगा विस्कस फोर्स। ठीक है, जब टर्मिनल वेलोसिटी होगी मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, मतलब नेट फोर्स क्या होगा? जीरो। ठीक है, व्हेन vt is obtained, then sigma f equals to 0, u plus fv equals to mg। what is upthrust here? upthrust हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, दैट इज वॉल्यूम ऑफ दिस ड्रॉप 4/3 pi r cube into density of the drop रो इंटू जी। याद रखना रो जो होता है हमेशा डेंसिटी ऑफ द बॉडी ली जाती है, ठीक है, जो कि फ्लूइड पे ट्रेवल करता है। यहाँ पर ड्रॉप भी फ्लूइड एक तरह से, तो लेकिन यहाँ पे जिस फ्लूइड पे ड्रॉप ट्रेवल कर रहा है वो एयर है, तो इसलिए यहाँ पे ये क्या हो गया, यहाँ पे बॉडी कौन है जो ट्रेवल कर रहा है? वो आंसर वो ड्रॉप है, उसकी डेंसिटी क्या लेते हैं? सिग्मा लेते हैं। प्लस विस्कस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? 6 पाई ईटा आर वी इक्वल्स टू मास ऑफ द बॉडी। मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम तो अभी हमने जस्ट देखा था 4/3 पाई आर क्यूब है। अब पता है हमारा जो हमने स्टोक्स लॉ पढ़ा था ना खाली स्फीयर के लिए, उसके पीछे कारण भी है ताकि भी डेरिवेशन सीख सकते। जनरली जो शेप होती है वो स्फीयर होती है, इसलिए हम लोगों ने स्टोक्स लॉ खाली स्फीयर के लिए पढ़ा है, बाकी शेप्स के लिए अलग अलग होगा। इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। एक मिनट, यहाँ पे डेंसिटी ऑफ द, यहाँ सिग्मा आएगा। अपथ्रस्ट क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ द ड्रॉप इनटू डेंसिटी ऑफ द क्या कहते हैं लिक्विड। ये एयर है, एयर की डेंसिटी क्या लेंगे? सिग्मा लेंगे इनटू रो इंटू जी। ठीक है, ये मास क्या हो गया? डेंसिटी ऑफ द क्या कहते हैं डेंसिटी ऑफ द ड्रॉप, दैट इज सिग्मा इनटू वॉल्यूम ऑफ द ड्रॉप इंटू जी। अभी अपने को क्या निकालना है? अपने को निकालना है इसकी टर्मिनल वेलोसिटी। तो इसमें से जो जो चीजें मरती है उसको मार दो पहले। हाँ, ये पहले तो यहाँ से मैं पाई पाई हटाता हूँ, ठीक है, फिर मैं यहाँ से आर स्क्वायर हो जाएगा, ये आर हट जाएगा, यहाँ से आर स्क्वायर बचेगा।
ठीक है। उसके बाद फिर मैं यहाँ से 2 3 जा 6 2 हटेगा, ठीक है। और कुछ हटने वाला एक बचा, तो बीटी को मैं क्या ले सकता हूँ, इसको मैंने इधर भेज दिया, तो 4/3 और यहाँ पे r का स्क्वायर बचेगा। क्या काटा मैंने यार, r स्क्वायर बचा यहाँ पे 2 3 जा 6 2 2 जा 4 2 2 जा 4, तो 4 बाय ये इधर जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे 2/3 2/3 r स्क्वायर कॉमन ले लेंगे 2/3 r स्क्वायर कॉमन लिया, g कॉमन लिया, सिग्मा रो माइनस सिग्मा कर देंगे 2/3 r स्क्वायर g रो माइनस सिग्मा, ठीक है। ये r स्क्वायर था तो r स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, ये लिखा था मैंने क्या था, ये 3 ईटा b था, तो ये यहाँ पे क्या बचेगा 3 ईटा, ठीक है। तो बीटी क्या हमारा हो गया 2/9 3 3 9 r स्क्वायर g सिग्मा माइनस रो माइनस सिग्मा, ठीक है। ये हमारा हो गया रो माइनस सिग्मा। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे क्लियरली, रो किसकी किसकी डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ बॉडी, यहाँ पे बॉडी क्या मतलब ड्रॉप, और सिग्मा क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जो या फ्लूइड बोल सकते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या एयर है। सर ईटा भी आएगा ना बीटा भी है, डिनोमिनेटर में? हाँ। और ये जो फॉर्मूला है ना, इसके बेसिस पे ना डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। देखो ट्रिक समझो, यहाँ यह फॉर्मूला याद करना डिफिकल्ट है इसका, क्योंकि लंबा थोड़ा है फॉर्मूला, ठीक है। और इस फॉर्मूले पे ही आईआईटी में एडवांस तक में तुम सोचो इस फॉर्मूले पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया होगा, बिकॉज फॉर्मूला खुद में टेढ़ा है, इसलिए इसके न्यूमेरिकल ज्यादा कुछ टेढ़े नहीं हो सकते। सो यहाँ पे तुमको थोड़ा रखने की कोशिश करनी पड़ेगी फॉर्मूले को, बाकी तुमको तो फिर आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ रिजन करना है, ठीक है ना। ये सब कोई फॉर्मूला नोट कर दो, ठीक है। और मैं क्लास एंड करो फिर से ज्वाइन कर लो।